अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, पाकिस्तानी स्क्वाड कैसा नज़र आ रहा है, आगे के लिए तैयारी कैसी है, इस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो स्क्वाड से मुतालिक जब ऐलान हुआ तो बड़े सवाल किए गए चीफ सेलेक्टर से, और एक प्लेयर से मुतालिक तो 4-4, 5-5 लोगों ने सवाल किया, ऐसा लग रहा था लोग पीछे पड़ गए। और ये इतनी दफ़ा मैंने एक ही सवाल बार बार दोहराते हुए नहीं देखा जब टीम अनाउंस हो रही थी। तो देखिए दानिश, एक दिन पहले चीफ सेलेक्टर का 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट हुआ, फिर जो हमारे हेड कोच थे ग्रांट ब्रैडबर्न, वो तो मुझे लग रहा है कि फ़्लाइट में थे, वो तो अभी कहीं पहुंचे भी नहीं थे। तो इसका मतलब है कि टीम तो पहले से तय थी, ऑलमोस्ट वही प्लेयर हैं जो माजी में रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आप समेत बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई 2 साल बाद अचानक फ़हीम अशरफ ने किस परफॉर्मेंस पर कमबैक किया। मैंने जब जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मिकी आर्थर ने कहा कि फ़हीम अशरफ को टीम में होना चाहिए। भाई साहब, इसके भी 2 पहलू हैं, इन 2 सालों में कहाँ परफॉर्म किया और 2 सालों से पहले कहाँ परफॉर्म किया, इन दोनों में आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये मिकी आर्थर ने उसको कहाँ देखा। देखिए, पास परफॉर्मेंस पे अगर आप जावेद मियांदाद को सिलेक्ट कर लें, सिकंदर बख्त को सिलेक्ट कर लें या किसी और प्लेयर को सिलेक्ट कर लें, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि भाई हमारे मुल्क में अचानक प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद ड्रॉप हो जाता है, बाज़ औक़ात फ़हीम अशरफ की तरह कमबैक कर जाता है। कोई मैं फ़हीम अशरफ का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हर सिलेक्शन हम किसी के भी मुखालिफ नहीं है बड़ी साहब। जी, एक क्राइटेरिया होता है ना, यहाँ क्राइटेरिया हमें क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा। तो जाहिर है ये हमारे सिस्टम का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है कि प्लेयर्स अचानक बाहर हो जाते हैं, फिर बग़ैर किसी परफॉर्मेंस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत साल पहले कई प्रोग्रामों में ये बात की, शायद लोगों ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब इस बात को दोबारा सिक्कू भाई ख़ास तौर पर गौर करेंगे कि ये जो मैं कहता हूँ ना, ये जो एजेंट्स का जो तालमेल बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ सिलेक्शन पर भी असरअंदाज होता है, अब मुझे दोबारा उसकी कोई झलक नज़र आने लग गई है। काफी सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो मेरे ऊपर डाल रहे हैं ताकि तोपों के ये बातें हो चुकी हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से गालिबन आपकी तरफ शरारती हैं बॉल फेंक रहे थे बड़ी साहब। बट सिक्कू भाई, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नई बात नहीं है कि जब रजीम चेंज होती है तो कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ द ब्लू सामने आ जाते हैं या कुछ प्लेयर गायब हो जाते हैं। आपको याद होगा पिछले जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, रोहिल नज़ीर की बात हो रही थी कि वो परफॉर्मेंस देने के बावजूद एकदम से गायब हो गए क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं थे। अब 2 साल बाद दोबारा चेंजेस आती हैं मैनेजमेंट में और फिर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो परफॉर्मेंस दिए बगैर आ गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो, एक तो आप लोगों ने सारी परफॉर्मेंस बता दी। फ़हीम अशरफ ने 31 मैच खेले हैं ओडीआई के, 218 रन हैं और 24 विकेटें हैं, मतलब कि बिल्कुल ही किसी तरीके से भी इट्स बिलो एवरेज है। और मगर सवाल ये बिलो एवरेज भी नहीं सर, ये तो मतलब मीडियोकर भी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अब भारत या श्रीलंका में उनकी बॉलिंग का इतना फ़र्क पड़ेगा, क्या वो इतने हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे। वो अचानक आ जाने वाली बात है ना, तो वो बात असल ये है कि मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, जिस पे मुझे काफ़ी लोग बातें करते हैं, मगर वो मुझे अभी एजेंटों का ये जिक्र कर रहे थे। ये जब से ये नया पाकिस्तान बना है ना, एक नई रीत बन गई है कि आप एक जाली अकाउंट्स बना लें और वो कोई 40-50 लोगों के नाम से आप मुख्तलिफ बना लें। और पिछले दिनों मुझ पे अटैक हुआ था, तो मैंने देखा उसमें ज़्यादातर ख़वातीन के नाम थे। अब ख़वातीन को तो आप कुछ कह नहीं सकते, और वो ख़वातीनों के नाम थे, और वो रिपीटेडली वो एक चीज़ को यहाँ से फेंक रही थी, वहाँ से फेंक रही थी, और वो चल रहा। तो खैर मैं खामोशी से सुन रहा था, मैं कुछ नहीं कह रहा था, ना मैं कहता हूँ कभी। तो ये जो एजेंट्स हैं, ये ग्रुप बना लेते हैं, फिर वो फोर्स करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वो उनसे कहलवा के ना, तो वो खामखाई के लिए एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि। और दूसरी चीज़ ये कि पॉलिटिक्स में हमें बोलना नहीं चाहिए। उनकी एक तस्वीर छपी थी पिछले दिनों, मैंने देखा कामरान अकमल भी लंदन में जाकर उमर अकमल सॉरी, वो भी कहीं मुलाकात करके आ गए, उनका भी इंटरव्यू लिया कि क्या होने वाला है। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए।
मैं सब पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इससे दूर रहें। ये पाकिस्तान की टीम है, इसके अंदर किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती। इसके ऊपर जो है आप लोग जो है प्लीज़ इस पर कोई ऐसा प्रेशर ना डालें। ऑन दी अदर हैंड अब्दुल रज़ाक का जो इस वक्त टीम अनाउंस हुई है, पहले अफगानिस्तान के लिए फिर एशिया कप के लिए, फ़र्क सिर्फ इतना है कि सऊद शकील सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए हैं, एशिया कप के लिए नहीं है। ओवरऑल अगर हम टीम को देखें तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हमारा बैटिंग ऑर्डर तगड़ा नज़र आता है, हमारे बॉलिंग ऑप्शंस अच्छे नज़र आते हैं, प्रोवाइडेड सारे के सारे फिट हों, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्सर्ट किया है पिछले 1-1.5 महीने में बॉयज़ ने। डेफिनेटली दानिश, ये देखें अभी जिस तरह चीफ सेलेक्टर मुलाक आए हैं और इतना खास फर्क नहीं पड़ा, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वही सेलेक्ट हुए और डेफिनेटली पिछले 2-3 साल से तो ये टीम चलती आ रही है। और सऊद शकील की अगर बात करें तो सऊद शकील ने जिस तरह परफॉर्म किया टेस्ट मैचों में, और उम्मीद है अगर अफगानिस्तान के साथ खिलाफ भी अगर ये परफॉर्म करते हैं तो पॉसिबिलिटी है अगर कोई फिट हो तो रिप्लेसमेंट में वो सऊद शकील अवेलेबल हो। और बहुत ही अच्छा जा रहा है सऊद शकील का जो कैरियर है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये अफगानिस्तान में श्रीलंका की पिचों पे जिस तरह की लो पिचेस रहती हैं, इतना ज़्यादा बाउंस नहीं होता, तो वहाँ पे बड़े सक्सेस परफॉर्म भी करेंगे। डिपेंड करता है कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अफगानिस्तान, तो मुझे उम्मीद है कि ये एशिया कप में भी इनके चांसेस बढ़ सकते हैं। आलिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मिडिल ऑर्डर को देखें, यहीं पर थोड़ी सी एब्सेंट बर्ड्स हमें नज़र आते हैं। एक आगा सलमान है, एक इफ्तिखार अहमद हैं, सऊद शकील हैं। हम इसके बाद जो ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, बॉलर्स आते हैं, उसमें हम बाद भी बात कर सकते हैं। बट सऊद शकील का एक प्रॉब्लम यही लगता है आलिया कि अगर आपको स्ट्राइक रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको थोड़ा सा तेज़ खेलने वाले की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इफ्तिखार अपर हैंड लेते हुए नज़र आते हैं। और इफ्तिखार अहमद के भी 41 के एवरेज है ओडीआईज में, बुरी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी वजह से मद्देनजर रखा गया है। मगर मेरा ख्याल है कि सऊद शकील जो हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको रखना चाहिए टीम के साथ। आपके कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है मिडिल ऑर्डर में। और जिस तरह अब एक नए मेथड के साथ इवन टेस्ट मैच खेला है पाकिस्तान की टीम ने, तो उससे ये अंदाजा हो रहा है कि अब सारे प्लेयर्स जो हैं उनको अपना जो मेथड है वो चेंज करना पड़ा है। हम ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली 50 ओवर के क्रिकेट में पाकिस्तान वैसे भी रिवायती तौर पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हमारी जो विनिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 54.58 है। हमने 953 जो मैचेस हैं उनमें से 500 प्लस 503 मैचेस में हमने कामयाबी हासिल करके हम आईसीसी की जो 2 अगस्त की रैंकिंग अभी आई है उसमें हम थर्ड नंबर पे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले और इंडिया दूसरे नंबर पर है। तो अब देखना ये होगा कि ये हम खेल रहे हैं श्रीलंका में, और वहाँ जो कंडीशन हमें टेस्ट मैचेस में देखी थी वो बड़ी सपोर्टिंग किस्म की पिचेस थी ना। वहाँ पे अगर आपके पास स्किल है तो हमने देखा फास्ट बॉलर्स को भी विकेट मिली, स्पिनर्स को भी मिली। मगर ये देखना होगा दानिश कि ये अफगानिस्तान की होम सीरीज है, तो क्या यहाँ पे उन्होंने स्पिन डोमिनेटिंग पिचेस बनवाई होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका राइट तो उनके पास है और उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। आलिया, सवाल भी यही बनता है, हम इस बारे में मजीद बात भी करेंगे।